तो आप सबका इंटरमीडिएट का एग्जाम खत्म हो चुका है। आज मैं वीडियो अपलोड इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग एकदम टेंशन फ्री है, एग्जाम्स खत्म हो चुका है, अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हो कि आपका कॉस्टिंग का पेपर कैसे हुआ। आज मैं सारा का सारा क्वेश्चंस विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि कॉस्टिंग में आपको कैसा करना चाहिए, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने एग्जाम में क्या मिस्टेक किया होगा यार, व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेड मार्क्स। उसके अकॉर्डिंग कमिंग मंथ्स को आप प्लान कर सकेगा। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम कॉस्टिंग का पेपर को इवेलुएट करता है अकॉर्डिंग टू मी। यदि मुझसे कोई पूछे कि कॉस्टिंग का पेपर भैया कैसा था, फॉर मी आईसीआई ने इस बार जो कॉस्टिंग का पेपर आपको दिया, क्या ये इजी था, क्या ये एवरेज था, क्या ये टफ था, तीन स्केल में इसको मैं रखूं तो मेरे हिसाब से ये पेपर एवरेज पेपर था। एक अच्छा मीडियम कैटेगरी का स्टूडेंट आराम से इसमें 60+ सिक्योर कर सकता है और आएगा भी आप लोगों का मार्क्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या था इसमें, जस्ट मेरे जितने स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि पेपर लेंथी था। यस आई एग्री, मैंने भी इसको अपने हाथ से सॉल्व किया, थोड़ा सा लेंथी था, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ जगह कुछ माइनर पॉइंट्स थे, बट पेपर वाज ऑन एन एवरेज था। बट हाँ पेपर लेंथी था। मेरे काफी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि भैया पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट जितना किया वो सारा हो गया हम लोगों से, क्योंकि हमने जो क्लास में किया था वो सारा उसी में से था। देयर वाज नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो हमने क्लास में किया, बिकॉज वी कवर्ड द एंटायर स्टडी मैट, पास्ट पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज। तो आईसीआई ने इस बार क्या किया, एक दो क्वेश्चन को मर्ज करके एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछ लिया, तो अच्छा ही गया होगा, आई होप सो। चलो स्टार्ट करता है पेपर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका मटेरियल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे यदि बच्चों ने कोई एक मिस्टेक किया होगा तो एक पॉइंट में मिस्टेक किया होगा, जो कि ये वाला लाइन था। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए प्रोडक्ट AM25 यूजिंग मटेरियल CEE। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग मटेरियल CEE। परचेज प्राइस अपने को दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर पता है, तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर का मतलब हो गया ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, then carrying cost per unit per annum, it is 6% of purchase price। तो परचेज प्राइस का 6% अपन ले लेंगे, तो अपने पास में सी दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम यानी अपने को ए दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट देखिए, सबसे पहले आपको ईओक्यू निकालना था। अब ईओक्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2AO अंडर रूट 2AO डिवाइडेड बाई सी, जहां पे ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा था, यहाँ पे सारी डिटेल हमारे पास में थी, तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, ईओक्यू कैलकुलेट कर सकते थे। वी हैड ए एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट हमने निकाल लिया, परचेज प्राइस का 6% 18 रुपए आएगा आपका, एंड देन ईओक्यू का फॉर्मूला पुट करके आपने ईओक्यू निकाला, दैट विल बी योर 1800 यूनिट्स। नेक्स्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा था रीऑर्डर लेवल। अब ये रीऑर्डर लेवल कैसे निकलता है, रीऑर्डर लेवल के लिए हमें चाहिए मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है क्या, लीड टाइम तो दिया हुआ है कि एवरेज 6 डेज लगता है, मैक्सिमम 8 डेज और मिनिमम 4 डेज। लीड टाइम हमें पता है, यानी एक बार ऑर्डर प्लेस करने से कितना दिन में आपके पास ऑर्डर आ जाएगा वो दिया हुआ है, बट मैक्सिमम कंजम्पशन हमें नहीं पता। बट उसके रिगार्डिंग एग्जाम में एक अच्छा पॉइंट था जो शायद कोई स्टूडेंट से सिली मिस्टेक हुआ होगा, मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल CEE per day is 200 kg more than average consumption per day। Now this is what is average consumption per day। आपको पूरा एक साल में कितना कंज्यूम करना है ये पता है, और एक साल में कितना नंबर ऑफ डेज है ये पता है हमें। ठीक है, तो एक दिन में आप लोग कितना कंज्यूम करने वाले हो वो निकाल लेंगे, बट दैट विल बी योर एवरेज कंजम्पशन पर डे। उसके अंदर 200 kg को अपन ऐड कर दे तो वी विल हैव मैक्सिमम कंजम्पशन। तो आपको क्या करना था एग्जाम के अंदर में, जितना एनुअल रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय 360 डेज, एक साल में 360 डेज अज्यूम करना था अपने को, तो ये निकल गया एवरेज कंजम्पशन पर डे। इसके अंदर 200 kg और ऐड करना पड़ेगा, देन वी विल हैव अ मैक्सिमम कंजम्पशन फॉर अ डे, एंड मैक्सिमम लीड टाइम इज 8 डेज। तो आपको रीऑर्डर लेवल मिल जाता। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, राइट।
क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ये बहुत बार हमने क्लास में किया है। तो हमारे पास देखो रीऑर्डर लेवल हमें पता है 5920, ईओक्यू हमें पता है, व्हाट वी नीड मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 डेज, तो हमें मिनिमम कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। अब ये मिनिमम कंजम्पशन कैसे निकाले, वी हैव एवरेज कंजम्पशन, हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था एवरेज कंजम्पशन 540 एवरेज कंजम्पशन ऐसे करके निकाला था हमने। तो एवरेज कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। तो इसको यूज करके हमने क्या किया, मिनिमम कंजम्पशन निकाल लिया। और वो मिनिमम कंजम्पशन यदि हम लोग यहाँ पे पुट कर दे, वो मिनिमम कंजम्पशन अपन यहाँ पुट कर दे, तो हमें हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिल जाएगा। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1A। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, 5 मार्क आपको इजीली मिल जाएगा इसके अंदर में, कोई प्रॉब्लम नहीं था। नाउ लेट्स डिस्कस नंबर 2। नंबर 2 भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, एम्प्लॉय कॉस्टिंग से आपको क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे भी किसी किसी को जो प्रॉब्लम हुआ होगा, दैट वाज स्टैंडर्ड टाइम, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम मिसिंग था, वही अपने को कैलकुलेट करना था। अब देखो क्या बोला, अ वर्कर टुक 60 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब, एक काम को करने के लिए उसको 60 आवर्स लगे हैं। द नॉर्मल रेट जो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली पे करता है, दैट इज 80 रुपीज पर आवर। द वर्कर इज एंटाइटल टू रिसीव बोनस अकॉर्डिंग टू हाल से प्रीमियम प्लान। हाल से क्या बोलता है, अपन ने क्लास में पढ़ रखा है, हाल से क्या बोलता है कि जितना समय आप बचाओगे उसमें जितना वेजेस मिलना था उसका हाफ आपको बोनस मिल जाएगा, राइट। तो फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड ऑन द जॉब एट ₹60 पर मैन आवर। अब फैक्ट्री ओवरहेड का बात बोल दिया कि फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट है ₹60 पर मैन आवर एंड द फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द जॉब इज 37 to 80। मटेरियल कॉस्ट बता दिया। तो यहाँ पे वही बच्चा इसको कर पाया होगा जिसको जिसको क्लिक हुआ था फैक्ट्री कॉस्ट। ऑलरेडी हमने सेम क्वेश्चन क्लास में कर रखा है। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या था, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड, ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट था। तो आपको इसके हेल्प से हमारे पास क्वेश्चन में ओवरहेड दिया हुआ है, ओवरहेड दिया हुआ है, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट है 60 रुपीज पर मैन आवर और एक्चुअल में वर्किंग हुआ है 60 आवर। तो हम लोग ओवरहेड कैलकुलेट कर लेंगे 3600। वी हैव अ मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है, तो हमें बाय डिफरेंस इसको पुट करके हम लोग वेजेस, टोटल वेजेस कितना पे किया है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वही करना था 1B के अंदर में। आपके पास आपको इतना पता था कि टाइम कितना लगा, टाइम टेकन ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में। वेज रेट आपको पता है पर आवर कितना हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा है। देन फैक्ट्री ओवरहेड हमने निकाल लिया, बिकॉज फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट 60 रुपीज था और 60 आवर्स का वर्किंग किया हमने, तो 3600 हो गया। अब फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलता है, उसकी बेसिस पे हमने क्या किया, कितना टोटल वेजेस पे किया होगा ऑर्गेनाइजेशन ने वो निकाल लिया। अब टोटल वेजेस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। यहां नॉर्मल वेजेस कितना दिया होगा हमने, 60 आवर्स इंटू 80 रुपीज, जितने आवर्स वर्किंग किया इंटू द वेज रेट, राइट, प्लस उसको बोनस भी मिला होगा। बोनस किस में मिला होगा, टाइम सेव्ड इंटू हाफ ऑफ वेज रेट, टाइम सेव्ड इंटू हाफ ऑफ वेज रेट। अब ये टाइम सेव्ड कैसे निकालते हैं हम लोग, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। अब क्वेश्चन के अंदर में टाइम टेकन हमें पता है, टाइम अलाउड तो नहीं पता, तो बस टाइम अलाउड को इसके अंदर x पकड़ लेंगे। इस इक्वेशन के अंदर में टाइम अलाउड को यदि आपने x पकड़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि 72 आवर्स आपका टाइम अलाउड था इसको सॉल्व करके। तो हमें ये पता चल गया स्टैंडर्ड टाइम है 72 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम यदि 72 आवर्स है, 60 आवर्स में हमने काम करके दिया, तो 12 आवर्स हमारे लिए क्या हो गया, टाइम सेव्ड हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग बोनस मिला होगा। अब आपसे और एक चीज क्वेश्चन में पूछा, इफेक्टिव आवर्ली रेट निकालो। इफेक्टिव आवर्ली रेट का मतलब होता है जितना टोटल वेजेस कंपनी ने पे किया है डिवाइडेड बाय द आवर्स वर्क। तो कंपनी ने टोटल कितना पे किया आपको, 5280 पे किया है, और आपने कितने आवर्स लिए हैं, टाइम टेकन है 60 आवर्स। तो हम लोग ने जितना वेजेस पे किया डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो इफेक्टिव आवर्ली रेट आ जाएगा।
आई होप दैट वाज द इजी वन। बस आपको जो इस क्वेश्चन के अंदर समझना था वो ये पार्ट समझना था, एंड दूसरा ये फैक्ट्री कॉस्ट का रिलेशन कि कैसे फैक्ट्री कॉस्ट निकलता है। मेरे सारे बच्चों को पता था कि हमने कॉस्ट शीट बहुत अच्छे से किया था कि फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलता है, तो वहां क्लैरिटी था और आराम से ये क्वेश्चन टाइम विद इन द टाइम फ्रेम आपसे हो गया होगा। एंड द सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, दैट इज द नॉर्मल इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर निकालना था आप लोगों को रोवन प्लान में। रोवन क्या बोलता है? रोवन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप लोगों को बोनस देता है। तो रोवन का बहुत इजी था यहाँ पे क्वेश्चन कि रोवन कैसे पेमेंट करता है। रोवन पेमेंट करता है जितना एक्चुअल टाइम लिया इनटू वेज रेट प्लस इन प्रोपोर्शन टू टाइम सेव्ड, प्रोपोर्शन टू टाइम सेव्ड, राइट, टाइम टेकन इनटू वेज रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम। जितना एक्चुअल में पे किया है इफ उसी के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम में रेट निकाला होता तो टाइम सेव्ड के लिए उसको कितना पैसा और एक्स्ट्रा बोनस मिलता, तो आपको पता चल जाएगा। एज पर रोवन 5600 का वेजेस होता। नाउ वी हैव अ टोटल वेजेस टू बी पेड एज पर रोवन स्कीम, तो हम लोग इफेक्टिव आवर्ली रेट निकाल सकते हैं। 5600 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 93.33 रुपीज पर आवर शुड बी योर इफेक्टिव आवर्ली रेट। जिस बच्चा का यदि उसने इसी प्रोसेस से किया, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन इधर उधर हो सकता है, बट आप लोग आराम से आंसर्स चेक करते जाओ, रिकॉल करो कि आपने एग्जाम में जो करके आया कुछ लमसम ऐसा ही है क्या। एंड यू डो नॉट हैव टू पैनिक कि कुछ सिली मिस्टेक, यू विल बी गेटिंग द स्टेप मार्किंग बट नॉट इन द स्मॉल क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली प्रिसाइज चलना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? एंड मैं आपसे सॉल्यूशन भी इसलिए ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन में, सो दैट आपको पता चले कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना चाहिए, राइट? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था आपके पास में, जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का कंसेप्ट था। बहुत बार हमने ये क्वेश्चन क्लास में किया, ठीक है, आप फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। XYZ Limited manufactures three joint product A, B and C from a joint process. Product B is sold at split off point. क्या बोल रहा है? ये मशीन है, यहां से तीन प्रोडक्ट निकलते हैं, लेकिन B को अपन यहाँ पे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही सेल कर सकता है। वेरेज A और C को तो क्या करना पड़ेगा? फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा, फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? 10% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए इज लॉस्ट, लेकिन फर्दर प्रोसेस करने की वजह से, फर्दर प्रोसेस करने की वजह से ए 10% लूज कर जाएगा, राइट। सपोज स्प्लिट ऑफ पॉइंट से जो भी क्वांटिटी आया उसमें से 10% माइनस कर देंगे, देन दैट विल बी द फाइनल क्वांटिटी आफ्टर फर्दर प्रोसेस। ये ध्यान में रखना था। एक डेटा रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट्स फॉर द ईयर दिया हुआ है अपने पास क्वेश्चन में कि हमने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया। देखो हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किया 3,60,000, 2,10,000, 4,50,000। अब बी को तो हमने क्या किया होगा? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेस्ड, यानी इसको फर्दर प्रोसेस नहीं किया। ए को हमने फर्दर प्रोसेस किया, यानी ये 3,60,000 क्या हुआ है? दिस इज माई 90%, बिकॉज फर्दर प्रोसेस करने की वजह से 10% लूज हो जाता है। सो दिस इज माई 90%। तो यदि मैं बात करूं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ए का कितना प्रोडक्शन हुआ होगा? 4 लाख यूनिट्स आपका ए का प्रोडक्शन हुआ था। इज इट क्लियर? बहुत ही इजी सा था, आपको बस ये पॉइंट दिमाग में रखना था। अब देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बी को जब बेच देते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। फर्दर प्रोसेस करने के बाद ए का सेलिंग प्राइस और बी का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में है, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी हमें पता है, और जॉइंट कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है। कैसे अपोर्शन करना है? यूजिंग एनआरवी मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड यूज करके आप लोगों को अपोर्शन करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको क्या करना था? सबसे पहले नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आता है? सेल वैल्यू हमें पता है, ए को तो अब आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, बी को एट स्प्लिट ऑफ सेल करेंगे तो इतना आएगा, और सी को भी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। तो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग करने की वजह से उसका कॉस्ट भी तो लगेगा। ये जो कॉस्ट लगेगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी एनआरवी आएगा। एनआरवी का मतलब ही क्या होता है? नेट सेल्स प्रोसीड्स माइनस एनी कॉस्ट इनकर्ड टू मेक इट सेलेबल कंडीशन, राइट। तो अपना एनआरवी आ जाएगा। नाउ इस रेशियो में अपन क्या करेगा? जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर देगा। इस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर देंगे। इज इट क्लियर? तो जॉइंट कॉस्ट जो पॉइंट नंबर 1 आपसे पूछा था, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, बहुत इजी था, आराम से ये निकल गया। अब पॉइंट नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है
ए और सी को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो ए और सी के बारे में इन्होंने क्यों पूछा, क्योंकि बी को तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच देता है अपन, फर्दर प्रोसेस करता ही नहीं है। तो क्या ए और सी को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए क्या? तो हमने देखा यदि आप लोग फर्दर प्रोसेस करने के बाद ए को बेचेगा तो सेलिंग प्राइस इतना है और सी का सेलिंग प्राइस इतना है, राइट। लेकिन इफ ए और सी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच दो, ए और सी को यदि आप लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच दो एट द ऑफर्ड प्राइस दैट इज 7 रुपीज एंड 9 रुपीज पर यूनिट, इसी में आप लोग सेल कर दोगे तो आपके पास पैसा आएगा इतना, राइट। तो फर्दर प्रोसेस करने से सेल मिल रहा है 34,20,000 और फर्दर प्रोसेस नहीं करने से सेल वैल्यू मिल रहा है 28 लाख। फर्दर प्रोसेस करने से सेल आ रहा है 54 लाख, नहीं करने से आपका आएगा 40,50,000। तो हमारा एक्स्ट्रा सेल्स कितना आ रहा है ड्यू टू फर्दर प्रोसेस? ड्यू टू फर्दर प्रोसेस एक्स्ट्रा सेल्स आपका इतना रुपीस का आ रहा है। लेकिन ये एक्स्ट्रा सेल्स अचीव करने के लिए आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी करना पड़ेगा। तो ए का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है इतना और सी का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है इतना। तो पता चला कि हम एक्स्ट्रा सेल्स लेके आएगा 6,20,000 ड्यू टू फर्दर प्रोसेस, लेकिन उसके लिए कॉस्ट इनकर करना पड़ जाएगा 8,60,000। इसका मतलब क्या होने वाला है, हमें लॉस होने वाला है इफ हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। लेकिन सी के केस में आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा फर्दर प्रोसेस करने से। सो कंक्लूजन आपको क्या मिला कि ए को फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, उसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच देना बेटर होगा एंड सी को फर्दर प्रोसेस करके अपन सेल करेंगे। इफ आपने इस तरीके से प्रेजेंटेशन से कंक्लूजन भी लिख के आए हो तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। बहुत ही इजी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग था, इजी सा क्वेश्चन था, यहाँ पे एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से दिया था। एक डेप्रिसिएशन का पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना था एंड नथिंग मोर देन दैट। क्या बोला, यूनिक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कमेंस द कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। 1 अगस्त को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी ये टोटल सेल्स, लास्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो आपको 96 लाख रुपीस मिलेगा एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल फ्रॉम देयर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। 1 अगस्त से लेके फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 मार्च तक का डेटा हमारे पास दिया हुआ है। यानी कितने मंथ्स का दिया हुआ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 मंथ्स का डेटा अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसमें मटेरियल कंज्यूम बता दिया, वेजेस कितना पे किया वो बता दिया, वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड हो जाएगा। वेजेस क्योंकि यहाँ पे वेजेस पेड लिखा हुआ है तो एज पर अक्रूवल बेसिस अकाउंट्स में सीखा होगा, हम तो टोटल वेजेस ड्यूरिंग द ईयर का दिखाते हैं, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। प्लांट इश्यूड टू साइट, अब ये प्लांट क्या है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज इट इज आ जाएगा, आपका जनरल ओवरहेड एज इट इज आ जाएगा। अब नीचे लिखा हुआ है a supervisor who was paid 18,000 per month had spent 40% of his time on this contract। तो सुपरवाइजर का क्या करेगा अपन, 18,000 into 8 मंथ, उसका 40% इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में हम लोग कंसिडर कर लेंगे, राइट। देन प्लांट कॉस्टिंग 60,000 was transferred to other contract on 31 दिसंबर। देखो स्टार्टिंग में 7.5 लाख रुपए का आपने प्लांट लगाया था, अब इसका दो बाइफर्केशन है, एक 60,000 आगे चल के ट्रांसफर हो जाएगा और एक बच गया 6,90,000। 6,90,000 पे तो 8 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा, वेर 60,000 का जो वैल्यू है अगस्त से लेके दिसंबर तक का ही डेप्रिसिएशन होगा। यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स का ही सिर्फ डेप्रिसिएशन आपको करना था। बस यही एक पॉइंट अच्छा था इस क्वेश्चन के अंदर में। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%, मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इज इट क्लियर? एंड लास्ट में आपको बोला है 60% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका, द आर्किटेक्चर सर्टिफिकेट हैड बीन इशूड कवरिंग 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमारा 60% काम हो चुका और सेलिंग प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में 50% वर्क सर्टिफाइड हो गया एंड आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। मटेरियल एज इट इज अपन लिख देगा जितना कंज्यूम किया, वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस अपन को क्या करना है, ऐड कर देना है। डेप्रिसिएशन अभी बताया था मैंने, 6,90,000 पे 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा, 60,000 पे 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जनरल ओवरहेड ये लिख दिया। सुपरवाइजर सैलरी 8 मंथ कंसिडर करेंगे लेकिन ओनली 40%, ये आ गया। अब वर्क सर्टिफाइड कितना है, 50% वर्क सर्टिफाइड हो गया। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 96 लाख, उसका 50% सर्टिफाइड हो गया, तो यानी इतना मेरा सेलिंग वैल्यू पे आ गया।
अब हमें निकालना है वर्क अनसर्टिफाइड कितना है। वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालते हैं? अभी तक हमने टिल 31 मार्च तक कॉस्ट इतना इनकर किया है, राइट, एंड दिस कॉस्ट इज 60% कंप्लीट है। तो हम लोग 100% कंप्लीट करना होता तो कॉस्ट कितना लगता? इतना लगता। इसका 50% सर्टिफाइड हो चुका है, 50% सर्टिफाइड हो चुका है, मतलब 43,05,000 का कॉस्ट सर्टिफाइड हो चुका है। टोटल कॉस्ट इनकर्ड किया हमने 51,66,000, जिसमें से 43,05,000 कॉस्ट सर्टिफाइड हो चुका है। इसका मतलब वर्क अनसर्टिफाइड हुआ 8,61,000। वर्क अनसर्टिफाइड इफ आपका 8,61 आपने लिखा है तो बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा नॉशनल प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा नॉशनल प्रॉफिट। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1D। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, डेली बेसिस पे जो अपन स्टार्टिंग में क्लास में करते हैं उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन था। यहां तक आई होप आप लोगों ने परफेक्टली आपका पेपर गया होगा। चलो आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक जो सारे स्टूडेंट्स का रहता है, दैट इज कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में से क्वेश्चन आया था। यहाँ छोटी छोटी सी माइनर सी लोगों को कंफ्यूजन है, बट मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन से जो होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो आईसीआई का जब सजेस्टेड आंसर आएगा तभी अपन को पता चलेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी यही आपका कंसेप्ट होना चाहिए था। बहुत ही सिंपल सा था कॉस्ट शीट जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना था आपको। अब यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखने लायक था? एक तो यहाँ पे एडिशनल पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यदि किसी बच्चे को ये दो पॉइंट क्लिक नहीं हुआ है, मेरे बच्चों को पता था क्योंकि मैंने फॉर्मेट में पहले ही उनको समझा दिया था कि सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ पे होता है और ये सारी चीजें अपने को कहाँ पे दिखाना होता है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। एक ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो कंफ्यूज कर रहा था आपको, सेकेंड पॉइंट जो आपको कंफ्यूज किया होगा, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। कि ट्रेड डिस्काउंट का क्या करना है, राइट? ट्रेड डिस्काउंट का क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट देखो हमने मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ा था, जब अपन गुड्स परचेज करते हैं, जब अपन गुड्स परचेज करते हैं ना, तब हमारा ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, तो ये परचेज कॉस्ट से माइनस होगा। एंड सेकंड कंफ्यूजन है इंश्योरेंस ऑन मटेरियल प्रोक्योर्ड। अब देखो दो तरह का इंश्योरेंस होता है। एक इंश्योरेंस होता है जब मटेरियल हमारे स्टोर में पड़ा है उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, दैट इज अ फैक्ट्री ओवरहेड। बट ये इंश्योरेंस साफ साफ लैंग्वेज से समझ में आ रहा है, मटेरियल प्रोक्योर्ड जब अपन खरीद रहा है। तो मटेरियल कॉस्टिंग में हमने पढ़ रखा था कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब तक वर्केबल कंडीशन मतलब प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक नहीं आता तो सारा खर्चा हम लोग कॉस्ट का हिस्सा मानता है, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में इसको कंसीडर करेगा। इज इट क्लियर? बाकी इसमें और कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था नहीं, बहुत इजी इजी सा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। बस आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट, एडिशनल पॉइंट दिमाग में रखना था। तो आओ फटाफट इसको देख लेते हैं कि कॉस्ट शीट को आपको एग्जाम में कैसे करना था। पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ था, परचेज दिया हुआ था, फ्रेट इनवर्ट दिया हुआ था, ट्रेड डिस्काउंट अपन यहीं पे माइनस करेगा, राइट? इंश्योरेंस जो लगा है वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहां से माइनस होगा। सो योर रॉ मटेरियल कंज्यूम विल बी 2,45,55,55,55,000। ठीक है। देन डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट दिया हुआ था, कुछ करना ही नहीं था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल एंड कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जैसे क्लास में 50 बार बता रखा है मैंने। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका चला जाएगा यहाँ पे पावर एंड फ्यूल, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो वी विल हैव अ प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में जो ध्यान में रखना था, फैक्ट्री ओवरहेड में जो ध्यान में रखना था वो ये था, आपको एक एडिशनल पॉइंट में एक्सपेंस ऑन रेक्टिफिकेशन दिया हुआ था। वो हमेशा हमेशा फैक्ट्री इनडायरेक्ट कॉस्ट है, यानी हम प्रोडक्ट बना रहे थे, कुछ ऊपर नीचे बन गया तो हमने उसको रीमॉडिफाइड किया, तो उसमें जो खर्चा लगा दैट इज बेसिकली एन इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री, राइट? एंड रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग में 4/5 अपने को फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए कंसीडर करना है, और बाकी क्या करना था, ऑफिस के लिए चला जाएगा वो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सीधा सीधा था, स्टोर्स एंड इनडायरेक्ट वेजेस इधर में आ जाएगा, और उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन रेक्टिफिकेशन। तो वी विल हैव अ फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेगा तो वी विल हैव अ ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। इसके अंदर में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट कर दे तो वी विल हैव अ नेट फैक्ट्री कॉस्ट।
नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब यहाँ पे देखो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट दिया हुआ था। प्राइमरी पैकिंग हमेशा फैक्ट्री के अंदर है, सेकेंडरी पैकिंग जो होता है वो आपका बाद में आता है। प्राइमरी पैकिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड जो अच्छे से दिमाग में रखना था, ये सेल ऑफ स्क्रैप माइनस होता है टू आइडेंटिफाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये माइनस करने के बाद अपने को मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हम लोग ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट कर दे तो वी विल हैव अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, उसके अंदर में ऑफिस के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड कर दो। ऑफिस बिल्डिंग रेंट 4/5 हमने ऊपर कंसिडर किया था, 1/5 को यहाँ कंसिडर कर लेंगे। सैलरी टू मार्केटिंग स्टाफ, पैकिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, नाउ दिस इज अ सेकेंडरी पैकिंग। ये हमेशा नीचे में ही कंसिडर करते हैं आफ्टर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करने के लिए। देन डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हेन एंड यू विल हैव अ कॉस्ट ऑफ सेल्स। यही क्वेश्चन में आपको निकालना था। इफ आपने इस तरीके से किया है तो आपका कॉस्ट शीट पूरा करेक्ट है एंड 10 मार्क्स मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक तो थॉट प्रोसेस हो सकता है कि कुछ लोगों ने क्या किया होगा, ट्रेड डिस्काउंट को सेल्स का पार्ट कंसीडर करके यहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया होगा। बट अकॉर्डिंग टू मी ट्रेड डिस्काउंट यदि पेपर सेटर ने इसको दिया तो ऑब्वियसली ये परचेज से ही माइनस होना चाहिए। प्लस इंश्योरेंस ऑन मटेरियल प्रोक्योर्ड, इंश्योरेंस ऑन मटेरियल प्रोक्योर्ड कुछ लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड में भी दिखाया होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी इंश्योरेंस ऑन मटेरियल प्रोक्योर्ड का मतलब हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं, उस टाइम हमने इंश्योरेंस दिया, सो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आई होप क्लियर है 2A आप लोगों को। इसी तरीके से करके आए हो तो बस खुश हो जाओ, 10 मार्क आपके सिक्योर्ड हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर में कुछ भी नहीं था, आपको बजट बनाना था। बजट से ये बजट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आया था, आपको कुछ सर्टेन मंथ्स के सर्टेन प्रोडक्ट्स का बजट बनाना था। क्या बोल रहा है, HL Limited produces and sells 4 varieties of beverages. The past data shows different demand pattern for various quarters during the year. The sales quantity and selling price for the month of September. यानी सितंबर का डेटा क्वेश्चन आपको दे रहा है। 4 तरह का प्रोडक्ट है, हॉट कॉफी बनाता है, कोल्ड कॉफी, फ्रूट जूस, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, इतना बनाता है। कितना कितना क्वांटिटी उसने सितंबर में सेल किया क्वेश्चन बता रखा है, और सेलिंग प्राइस हर एक यूनिट का बता रखा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन चाहता है कि आप एक प्रोडक्शन बजट बना के दो कि नेक्स्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कितना प्रोडक्शन करना है एंड क्या क्या होने वाला है, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, hot coffee would increase due to climate change. The demand for hot coffee would increase every month by 50%. ऑब्वियसली हम विंटर्स में जा रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हॉट कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। बोलता है हर महीना 50% से बढ़ेगा एज कंपेयर टू योर प्रीवियस मंथ। यानी सितंबर में 100 था तो नेक्स्ट में हो जाएगा 150, फिर 150 का 50% इंक्रीज होगा। क्लियर है। एंड द डिमांड फॉर कोल्ड कॉफी वुड डिक्रीज एवरी मंथ बाय 30% ऑफ द प्रीवियस मंथ। पिछले मंथ के कंपेयर में 30% गिरता जाएगा आपका कोल्ड कॉफी का धंधा। एंड द डिमांड फॉर फ्रूट जूस वुड डिक्रीज बाय 20% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सिर्फ अक्टूबर में 20% गिरेगा और उसके बाद जितना अक्टूबर में सेल होगा नवंबर दिसंबर में भी फ्रूट जूस का उतना ही सेल होगा। देयर आफ्टर इट विल रिमेन कांस्टेंट। Hill Limited would be able to sell only 60,000 units, 50,000 units and 30,000 units of carbonated soft drink respectively during the month of। अब कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का परसेंटेज में नहीं बताया उन्होंने, अक्टूबर में कितना सेल होगा, नवंबर में कितना सेल होगा और दिसंबर में कितना सेल होगा वो उन्होंने बता दिया। देयर वुड बी नो चेंज इन द सेलिंग प्राइस, और बोलता है पिछला क्वार्टर में जो सेलिंग प्राइस था वही आपको मेंटेन रखना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक बता दिया हर महीने का, तो हमें प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, डिमांड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जितना आप एक्सपेक्टेड सेल्स है, एक्सपेक्ट कितना प्रोड्यूस करना है। प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं हम, प्रोडक्शन निकलता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस तरीके से हमें हर महीने कितना सेल्स करना है वो पता चल जाएगा। तो आपको प्रोडक्शन बजट बनाना था
एंड प्रोडक्शन बजट तो यूनिट्स में बनाना है, लेकिन सेल्स बजट बनाना है यूनिट्स एंड सेल वैल्यू दोनों चाहिए, यानी कितना यूनिट अपन सेल करेगा और कितना वैल्यू का सेल होगा वो आपको फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करना है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको मंथ वाइज सेपरेट करना था। इफ आपने मंथ वाइज सेपरेट नहीं किया है तो बहुत ज्यादा स्टेप मार्किंग आपका कट जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको जीरो मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स अलॉट किया जाएगा। बट जिसने मंथ वाइज किया है उसका एकदम प्रिसाइज करेक्ट होगा एंड पूरा पूरा मार्क्स उसको मिल जाएगा। अब देखो क्या था सेल्स बजट। सेल्स बजट कैसे बनाएंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन ने बोला है हॉट कॉपी के लिए क्या होगा, प्रीवियस मंथ के कंपेयर में आपका 50% का ग्रोथ होगा, प्रीवियस मंथ के कंपेयर में आपका 50% का ग्रोथ होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इतना इतना हॉट कॉपी का सेल होने वाला है। कोल्ड कॉपी के लिए क्वेश्चन ने बोला था आपको कि 20%, 30% से धंधा गिरेगा, 30% से धंधा गिरेगा। तो सितंबर में आपका कोल्ड कॉपी का सेल था 3,40,000, इसमें से 30% गिर जाएगा तो इतना, फिर 2,38,000 से 30% माइनस करेंगे दैट इज, फिर इसमें से 30% माइनस करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो टोटल कितना कोल्ड कॉफी अपन सेल करेगा फॉर द क्वार्टर वो मिल जाएगा। देन फ्रूट जूस के लिए बोला था सितंबर के कंपेयर में 20% गिरेगा एंड देन स्टैटिक रहेगा, जितना अक्टूबर में सेल हुआ है उतना ही आपका नवंबर दिसंबर में सेल होगा। तो ये ऐसे निकल जाएगा आपका। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक क्वेश्चन खुद बता रहा था 60,000, 50,000 एंड 30,000। आई होप दिस तरीके से आपका सेल्स बजट बन गया। अब ये तो सेल्स बजट इन यूनिट्स हुआ, अपने को क्या निकालना है, सेल्स बजट इन रुपीज। अब सेल्स बजट इन रुपीज कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर दो, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर दो। जैसे अक्टूबर में हॉट कॉपी सेल होगा इतना, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, ये वैल्यू आ गया। सिमिलरली नवंबर में जितना सेल होने वाला है मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कौन सा लेना है, जो सितंबर में सेलिंग प्राइस था वही सेलिंग प्राइस अपन को कंसीडर करना है। तो अपना क्या बन जाएगा, सेल्स बजट इन रुपीज आ जाएगा कि हॉट कॉफी का ड्यूरिंग द क्वार्टर अपन का सेल होगा 1,99,50,000 का, कोल्ड कॉफी का सेल होने वाला है 2,08,48,800 एंड फ्रूट जूस का होगा 2,01,60,000, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का होगा 28 लाख रुपीज का कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का अपना सेल होने वाला है। दैट वाज द सेल्स बजट इन यूनिट्स एंड इन रुपीज। अब आपको प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स बनाना है, तो प्रोडक्शन बजट जैसे मैंने बताया कि क्या होता है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन बजट। अब प्रोडक्शन बजट मंथ वाइज बनाना था कि हर महीने आपको कितना कितना प्रोड्यूस करना है, तो एवरी मंथ का अपन क्या करेगा, अलग अलग कर लेगा। जैसे अक्टूबर मंथ में सेल्स डिमांड हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक हमने पहले ही निकाल लिया। और क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है वो क्वेश्चन आपको खुद बता रहा था, क्लोजिंग स्टॉक अपने को कितना मेंटेन करना है वो क्वेश्चन ने बता दिया कि अक्टूबर में आपका क्लोजिंग स्टॉक इतना होना चाहिए, तो ये अपन इसको भी बनाना पड़ेगा। एंड जो सितंबर में क्लोजिंग स्टॉक था वो अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा आपका, तो उतना अपन माइनस कर दे तो अपन को मिल जाएगा कि अक्टूबर में कितना प्रोड्यूस करना है। देन नवंबर सेम कहानी, दिसंबर सेम कहानी। यदि आप सब ने इस तरीके से किया है तो दैट वाज योर बजट का क्वेश्चन, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी बोल सकता हूं, थोड़ा सा लेंदी था ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको इतना कुछ बनाना था मंथ वाइज अलग अलग करके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, बट कुछ भी इसके अंदर ट्रिकीनेस नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप आराम से मार्क्स सिक्योर कर सकता था। अब देखो नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास में, इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से कि क्या बोलूं, लेकिन क्वेश्चन इजी होने से क्या होता है, क्वेश्चन तो लेंदी बना दिया, राइट। क्योंकि लेंदी क्यों बन गया, यहाँ पे अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट करना था आपको, राइट। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम जो हुआ होगा ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ इस पॉइंट के अंदर में, यदि स्टूडेंट्स ने ब्लंडर किया होगा तो इस क्वेश्चन को। बट हमारे स्टूडेंट्स को पता था कि हम लोग कैसे जज करते हैं कि व्हाट शुड बी द बेस्ट एब्जॉर्प्शन रेट। जिस डिपार्टमेंट में जित लेबर आर ज्यादा है तो लेबर आर को बेस मानते हैं, इफ मशीन आर ज्यादा होता है तो मशीन आर को हम लोग बेस लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेम क्वेश्चन क्लास में कर रखा था। तो देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या करना है, ओवरहेड कॉस्टिंग का क्वेश्चन था,
आपके पास दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे, दो सर्विस डिपार्टमेंट थे। सबसे पहले क्या करना था, ओवरहेड को अपोर्शन करना था। ओवरहेड को अपोर्शन करना था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि कुछ खर्चे तो ऑलरेडी, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, क्वेश्चन ने खुद ने अपोर्शन करके दिए हैं, लेकिन फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन, पावर, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, ये सब अपोर्शन करके नहीं दिया। तो हमारे पास बेसिस है। अब सबसे बड़ा गलती जो हुआ होगा या कंफ्यूजन रहा होगा वो बेसिस को लेके है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया था कि आपको बेसिस भी शो करना है। तो फैक्ट्री रेंट जाएगा आपका फ्लोर एरिया, फैक्ट्री रेंट का बेसिस होगा फ्लोर एरिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का हो गया बुक वैल्यू ऑफ मशीन। पावर, अब यहां पे ब्लंडर हुआ है, पावर। अब कुछ बच्चों ने क्या होगा, हॉर्स पावर ऑफ मशीन किया होगा, और कुछ बच्चों ने मशीन आर किया होगा। देखो आईसीआई की स्टडी मटेरियल में दोनों सजेस्टेड है, बट और एक जो सजेस्टिव है कि जिसको हम लोग प्रायोरिटी देता है, दैट इज हॉर्स पावर इनटू मशीन आर। यदि ये लिया है तो ये एकदम प्रिसाइज है। इफ आपने सिर्फ हॉर्स पावर के बेसिस पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, मशीन आर के बेसिस पे भी किया है, तो मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट देना चाहिए, बिकॉज आईसीए का एक स्टडी मेट के अंदर ही सेम क्वेश्चन है जहां पे उन्होंने ऐसा लिख रखा कि ऐसा हो सकता है, बट द प्रिसाइज थिंग इज हॉर्स पावर इनटू मशीन आर। क्लियर है। सिक्योरिटी एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस। अब सिक्योरिटी का खर्चा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे होगा या फ्लोर एरिया, ये कंफ्यूजन। इंश्योरेंस तो बहुत इजी था, बुक वैल्यू के हिसाब से लेगा। सुपरवाइजर का खर्चा कैसे होता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे, राइट। अब सिक्योरिटी एक्सपेंस कुछ लोगों ने क्या किया होगा, उसको फ्लोर एरिया के हिसाब से लिया होगा, और कुछ लोगों ने इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से लिया होगा। मेरे हिसाब से फ्लोर एरिया सबसे बेस्ट है, बिकॉज जितना बड़ा प्रीमाइसेस होगा, जितना बड़ा एरिया होगा, उतना ज्यादा सिक्योरिटी का खर्चा लग रहा होगा आपका। तो सिक्योरिटी एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू मी इट शुड हैव बीन फ्लोर एरिया का बेसिस आपको लेना चाहिए था, बट यदि आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी लिया है, माइट भी आईसीआई उसको करेक्ट कर दे, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन के लिए उसके पास दो ऑप्शन तो होने पड़ेंगे आंसर्स के। तो बहुत ही इजी था, सबसे पहले अपोर्शनमेंट करेंगे। यहाँ पे अपोर्शनमेंट के लिए आपको बेसिस भी बताना था, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर जो एक्चुअल दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपोर्शन कर दिया। बाकी फैक्ट्री रेंट को फ्लोर एरिया पे अकॉर्डिंग लेंगे, डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू ऑफ मशीन, पावर को हॉर्स पावर इनटू मशीन आर, सिक्योरिटी एक्सपेंस जैसे मैंने बोला कि एरिया के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, इंश्योरेंस बुक वैल्यू ऑफ मशीन, एंड सुपरवाइजर का खर्चा, क्योंकि सुपरवाइजर जितने ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे उतने ज्यादा सुपरवाइजर्स आपको चाहिए, तो सुपरवाइजर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो इस बेसिस पे हमने सबसे पहले क्या किया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ओवरहेड्स का। अब हमें डिपार्टमेंट पी का ओवरहेड्स मिल गया, क्यू का ओवरहेड्स मिल चुका है, सर्विस डिपार्टमेंट आर और एस का मिल गया। नेक्स्ट स्टेप होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड कॉस्ट को अपोर्शन करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में। बहुत अच्छी बात क्या थी इस क्वेश्चन में कि सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट खर्चा नहीं दिया हुआ, इफ वो भी दिया हुआ होता तो हम लोग उसको कंसिडर करके फिर रीअपोर्शनमेंट करते, राइट। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन ने आपको मेथड भी सजेस्ट कर दिया, अपने को कुछ भी अज्यूम नहीं करना था। क्या मेथड सजेस्ट किया था, कैलकुलेट, यहाँ पे ऊपर में आपको स्टेप मेथड, यूजिंग स्टेप मेथड अपने को क्या करना है, रीअपोर्शनमेंट करना था। तो स्टेप मेथड का मतलब होता है द सर्विस डिपार्टमेंट विच इज गिविंग हाईएस्ट सर्विस टू द प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, फर्स्ट उसको जीरो किया जाएगा, एंड उसके बाद में नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट। और यहाँ पे आईसीआई ने क्वेश्चन में और कंफ्यूजन क्लियर कर दिया था कि पहले किसको ले। यहाँ इन्होंने बोल ही दिया कि पहले आर को रीअपोर्शन करो एंड देन एस को रीअपोर्शन करो, और रीअपोर्शन का रेशियो भी बता दिया कि आर का रीअपोर्शनमेंट करोगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेना है, एस को जब रीअपोर्शनमेंट करोगे मशीन आर को लेना है। अब किसी बच्चे ने पहले एस को कर दिया और बाद में आर को किया तो यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ने खुद बोल दिया था कि पहले सर्विस डिपार्टमेंट आर के खर्चों को रीअपोर्शन करो एंड देन सर्विस डिपार्टमेंट एस के खर्चों को आपको रीअपोर्शनमेंट करना था। तो अपन आराम से प्यार से रीअपोर्शनमेंट कर देगा, पहले आर का जितना भी कॉस्ट है उसको रीअपोर्शनमेंट करेगा इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, पी क्यू और एस का जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उस रेशियो में रीअपोर्शनमेंट कर देंगे। एंड देन हम लोग क्या करेगा, एस का जितना भी खर्चा है वो पी और क्यू में
अपोर्शन कर देंगे यूजिंग द मशीन आर, यूजिंग द मशीन आर, तो अपन को मिल जाएगा टोटल बजटेड ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पी एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्यू। ठीक है, इफ आपने इसी तरीके से किया है तो आपका ये क्वेश्चन भी यहां तक करेक्ट है। अब नेक्स्ट लास्ट में आपसे क्या पूछा, एब्जॉर्प्शन रेट निकालने पूछा है। एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए आपको देखो क्या पूछा, कैलकुलेट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मोस्ट एप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन रेट, मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब होता है बेसिस को एकदम परफेक्टली लेना है। अब आप अच्छे से देखोगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पी में मशीन आर लग रहे हैं 4000 घंटे, सबसे ज्यादा लेबर आर कम लग रहा है, तो इसका बेसिस होना चाहिए मशीन आर। वेर एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्यू में सबसे ज्यादा लेबर आर लग रहा है, यानी लेबर का काम ज्यादा होता है, तो इसका बेसिस होना चाहिए था लेबर आर। तो अपन क्या करेगा, ऑलरेडी हमने कॉस्ट तो निकाल लिया, बजटेड ओवरहेड कितना है वो हमने फाइंड आउट कर लिया था, ये मेरा बजटेड ओवरहेड है। अब इस बजटेड ओवरहेड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पी के लिए अपन क्या पकड़ने वाला है, मोस्ट अप्रोप्रिएट रेट मशीन आर, और क्यू के लिए लेबर आर। तो टोटल मशीन आर और टोटल लेबर आवर्स का उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दोगे तो यू विल हैव द एब्जॉर्प्शन रेट। आई होप इट इज क्लियर। तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 3A। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट का क्वेश्चन था। कुछ भी थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा तो वो पॉइंट नंबर 3 में हुआ होगा कि क्या बेसिस लेना है, एंड सिक्योरिटी का एक्सपेंस को किस बेसिस पे बांटना था, प्लस सुपरवाइजर के एक्सपेंसेस को। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बहुत बार हमने क्लास में इसको कर रखा था, तो आराम से एग्जाम में हो भी गया अपन से। ठीक है, फिर देखो फेवरेट टॉपिक सर्विस कॉस्टिंग, जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने 50 बार किया, और आईसीआई इतना अच्छा इतना प्यारा है, उसको चुम्मेश्वरी क्वेश्चन बोलूंगा मैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपोजिट यूनिट वगैरह कुछ निकालना ही नहीं है, सब कुछ सीधा सीधा दे दिया। यदि कोई भी बच्चा इसमें कंपोजिट यूनिट वगैरह निकालने गया तो वो फंस गया, जरूरत ही नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर में, क्योंकि क्वेश्चन खुद आपको रूम टैरिफ पर डे बता रहा है, और नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं वो सारा आपको बता रहा है, राइट। तो क्वेश्चन में सारी कहानी तो क्लियर ही है, एवरेज ऑक्यूपेंसी भी बता दिया, और पीछे जाओगे तो एक साल में कितना दिन होता है वो सारा कहानी बता दिया। अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। तो करना क्या था, एक कॉस्ट के जैसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो सबसे पहले इसमें जो मेन काम था वो था रूम डेज। आपको रूम डेज कैलकुलेट करना बहुत जरूरी था कि डिलक्स रूम क्या है, टोटल 20 रूम्स है, 360 डेज एक साल में होता है, और 80% ऑक्यूपेंसी होगा, सो योर टोटल रूम डेज फॉर डिलक्स रूम विल बी 5760। एग्जीक्यूटिव रूम्स के लिए योर रूम डेज विल बी 2160, एंड स्वीट्स रूम के लिए आपका रूम डेज होगा 1080। अब उसके बेसिस पे अपन को क्या करना था, सब कुछ बांटना था। अब टोटल रेवेन्यू कितना होगा, टोटल रेवेन्यू था 1500 रुपए, 1500 रुपए, 2400 रुपए ये टैरिफ था, 1500, 2400 एंड 3800। तो जितना आपका रूम डेज है, जितना रूम डेज है मल्टीप्लाई बाय टैरिफ कर देंगे तो हमें टोटल सेल्स मिल जाएगा, कितना रेवेन्यू हुआ आपका, तीनों डिफरेंट डिफरेंट रूम से। फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आप ध्यान रखना, पहला था हाउसकीपिंग का खर्चा। देखो हाउसकीपिंग के लिए क्या बोला, पर डे 280, 320, 425, कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्या करना है, डिलक्स रूम के लिए 280 इंटू नंबर ऑफ रूम डेज, एग्जीक्यूटिव रूम के लिए 320 इंटू नंबर ऑफ रूम डेज करना था, और स्वीट रूम के लिए 425 इंटू नंबर ऑफ रूम डेज कर दोगे तो आपको मिल जाएगा हाउसकीपिंग का खर्चा। ठीक है, अब ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कॉस्ट ध्यान में रखना था। ब्रेकफास्ट कॉस्ट के लिए क्वेश्चन ने बहुत अच्छा चीज बोला था, यहां सिली मिस्टेक कर सकते थे बच्चे। ब्रेकफास्ट के लिए देखो क्या बोला, the hotel provides complimentary breakfast facility to its executive room and suites room। यानी डिलक्स रूम के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नहीं है, ठीक है। while swimming pool facilities provided free of cost only to suite room। यानी क्या बोल रहा है, स्वीट रूम जो है उसके लिए तो ब्रेकफास्ट भी फोकट में मिलेगा और स्विमिंग का फैसिलिटी भी मिलेगा, लेकिन डिलक्स रूम को तो कुछ भी नहीं देंगे, एग्जीक्यूटिव रूम को हम लोग ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे, बट ये तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, कंपनी के लिए तो कॉस्ट है। अब वो कैसे निकाले, द रेस्टोरेंट एंड स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल हमने दोनों क्या कर रखा, कॉन्ट्रैक्ट में आउटसाइड पार्टी से ले रखा है। द कॉन्ट्रैक्टर रिकवर्स 150 पर पर्सन है, यहां ध्यान रखना था पर पर्सन है, एंड फॉर ब्रेकफास्ट एंड 200 पर पर्सन फॉर यूजिंग स्विमिंग पूल फैसिलिटी फ्रॉम रॉयल होटल, राइट। ये क्लियर है। अब यहां पे ध्यान में क्या रखना है कि डबल ऑक्यूपेंसी था, 2 जन रहता है,
यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा पॉइंट था जो अपने को दिमाग में रखना था। इज इट क्लियर? इफ आपने इसको इग्नोर कर दिया होगा तो प्रॉब्लम हो गया होगा आपका। इज इट क्लियर? यहां देखिए 360 days in a year and double occupancy in each category of room, यानी एक रूम में दो बंदे रहते हैं, दो बंदी भी रह सकता है, बंदा और बंदी भी रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ब्रेकफास्ट के लिए कॉस्ट कितना लगेगा? इफ टोटल रूम डेज एग्जीक्यूटिव के हैं 2160 और हर रूम में दो बंदे रहेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय द पर पर्सन कॉस्ट। तो ब्रेकफास्ट कॉस्ट फॉर एग्जीक्यूटिव रूम आएगा हमारा 6,48,000। सिमिलरली स्वीट रूम के लिए हमने ब्रेकफास्ट कॉस्ट निकाल लिया। अब स्विमिंग पूल कॉस्ट तो सिर्फ और सिर्फ स्वीट रूम के लिए आने वाला है, क्योंकि बाकी के लिए हमारा कॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई यूज भी कर रहा होगा तो हम उससे पैसा तुरंत रिकवर कर लेंगे, या फिर जो हमने वेंडर हायर कर रखा है कॉन्ट्रैक्टर, वो डायरेक्ट पैसा रिकवर कर लेगा, उसके लिए कंपनी का कोई कॉस्ट नहीं आने वाला। तो स्विमिंग पूल कॉस्ट भी सेम उसी तरीके से अपन निकाल लेगा, राइट। नंबर ऑफ रूम डेज इंटू 2 इंटू पर पर्सन जो कॉस्टिंग है। अब सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ तो बहुत इजी सा था। सैलरी 57,60,000, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दिया हुआ है। अब सैलरीज को कैसे अपोर्शन करना है वो भी बता दिया, सैलरी को कैसे अपोर्शन करना है वो रेशियो भी बता दिया। बस सिंपल हमें क्या करना था एग्जाम में, इसको अपोर्शन कर देना था। और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा अपोर्शन करना है इन प्रोपोर्शन टू ऑक्यूपेंसी, यानी इन द रेशियो ऑफ रूम डेज, इन द रेशियो ऑफ रूम डेज अपने को इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा एग्जाम में क्या करना था, अपोर्शन करना था। तो इसको अपोर्शन करने के बाद आपको मिल जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम ईच रूम, प्रॉफिट फ्रॉम ईच रूम। बस इतना सा ही सॉल्यूशन था जो आपको एग्जाम में करना था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। फ्री फंड का मार्किंग बोलूंगा मैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को तो बहुत इजी बोलूंगा, लेमेन था, 10 मार्क आराम से आप सिक्योर्ड कर सकते थे। तो वी हैव कवर्ड टिल क्वेश्चन नंबर 3B, राइट। बहुत इजी सा पेपर आया था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेपर एवरेज था, थोड़ा सा लेंथ था, कुछ कुछ जगह माइनर से कंसेप्ट, जिस बच्चे का कंसेप्चुअल क्लैरिटी था रादर देन डूइंग एन नंबर ऑफ क्वेश्चन, यदि उसने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ा है तो पेपर उसके लिए बहुत ही इजी था, जो कि हम लोग क्लास में बार बार फोकस करते हैं कंसेप्ट पे। बिकॉज कॉस्टिंग के अंदर में क्वेश्चंस आर एंडलेस, सिनेरियो एंडलेस बन सकता है, लेकिन आपको हर एक फैक्टर्स के बारे में पता है, किसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, और आपको क्वेश्चन रीड करना आता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है कभी भी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इजी क्वेश्चन बट बहुत लेंथी क्वेश्चन, डिजर्व नहीं करता 10 मार्क, कम से कम 15 मार्क का तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था एग्जाम में, बट क्या करें, आ गया तो एग्जाम में तो करना था अपने को। इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द डे अपन बात करते हैं क्लास में कि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्टिंग के पेपर में। इफ आपकी स्पीड नहीं है तो पेपर मैक्सिमम मार्क्स का छूट जाएगा, बिकॉज कॉस्टिंग में अब आईसीए के पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही तरीका है, वो क्या करेंगे, पेपर को लेंदी करते जाएंगे, तो आपकी स्पीड होनी चाहिए, राइट। एंड आप में से कोई भी बंदा स्टिल बिलीव करता है कि वही मेरा क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास में नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्लासेस आपको करनी है, जिस मोड में करनी है वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ देखो नंबर 4A एबीसी कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। यहाँ क्या बोला कि 3 प्रोडक्ट्स बनाता है जेएच प्लास्टिक लिमिटेड SMNL। टू डेट सिंपल ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रहे थे उन लोग, और सिंपल ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता है, ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। तो यहाँ पे बोल दिया प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर, जो कि 240 पर मशीन आर अंडर द ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। सेलिंग प्राइस आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग 40% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी जो भी आपका टोटल कॉस्ट आएगा उसमें 40% ऐड कर दो तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पूरे साल भर का, एस एम और एल का, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया एंड सेल किया, जितना प्रोड्यूस किया उतना ही सेल किया, देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पता है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट पता है, मशीन आर पर यूनिट पता है, मशीन आर पर यूनिट पता है। देन फिर ये नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स, परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, ये किसके लिए था, ये था जब अपने को क्या करना पड़ेगा, एज पर एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ओवरहेड को अपोर्शन करना पड़ेगा, राइट, वहां पे काम आएगा। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बहुत ही इजी था। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग तो क्या करना था, हमारे पास 3 प्रोडक्ट है एस एम एंड एल, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया एंड सेल किया वो पता है,
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपको पता है, लेबर कॉस्ट पता है, तो वी विल हैव अ प्राइम कॉस्ट। अब ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट के लिए क्वेश्चन ने क्या दिया था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर में, 240 रुपीज पर मशीन आवर, और एक यूनिट एस को बनाने के लिए आपको 0.30, एम को बनाने के लिए 0.40 मशीन आवर चाहिए, और एल को बनाने के लिए 0.50 मशीन आवर चाहिए। तो अपना मशीन कॉस्ट मिल जाएगा, ओवरहेड कॉस्ट मिल जाएगा, 0.30 इंटू 240 कर लेंगे, 0.30 इंटू 240, 0.40 इंटू 240, 0.50 इंटू 240 कर लेंगे, तो अपने को ओवरहेड कॉस्ट मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, टोटल कॉस्ट पर यूनिट एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग आ गया। इसके अंदर 40% का प्रॉफिट ऐड कर दो तो हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल गया। तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, ये बहुत इजी था। नेक्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे हमें सबसे पहले कॉस्ट पर ड्राइवर निकालना होता है। कॉस्ट पर ड्राइवर के लिए परचेज कॉस्ट के लिए हम लोग परचेज ऑर्डर लेगा, परचेज डिपार्टमेंट कॉस्ट के लिए हम लोग नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर को बेस लेगा, मशीन सेटअप कॉस्ट के लिए हम लोग नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स कितना करना पड़ेगा वो कंसिडर करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल के लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, मशीनिंग कॉस्ट के लिए जितना नंबर ऑफ मशीन आर, कितना नंबर ऑफ मशीन आर रन हुआ है उसके अकॉर्डिंग करेगा। अब यहाँ पे मशीन आर कैसे निकालेगा, 0.30 आर एक यूनिट को बनाने में लग रहा है एस का, तो 7500 इंटू 0.30, 2250 आवर्स एस को बनाने में लगेगा। एम को बनाने में आपको कितना लगेगा, 12500 इंटू 0.4, दैट इज 5000 आर, 5000 आर। और एल को बनाने के लिए अपने को कितने आवर्स लगेंगे, 9000 इंटू 0.50, 4500 आवर्स, इतना अपना लगने वाला है, राइट। तो टोटल 11750 आवर्स हमारा मशीन चला होगा। तो मशीनिंग कॉस्ट को ऑन द बेस ऑफ मशीन आर अपन अपोर्शन कर दिया, तो हमें कॉस्ट पर ड्राइवर मिल गया। अब एज पर एबीसी कॉस्टिंग क्या करेगा, आपको डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो सेम रहने वाला है, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स जो है उसको अपोर्शन करेंगे, ओवरहेड्स जो है उसको बांटेंगे एज पर द कॉस्ट ड्राइवर, एज पर द कॉस्ट ड्राइवर। तो परचेज कॉस्ट को हम लोग पर परचेज ऑर्डर वैल्यू निकाल चुका था, मशीनिंग कॉस्ट को, मशीन सेटअप कॉस्ट को 2250 पर मशीन सेटअप होगा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट 1640 पर इंस्पेक्शन, एंड मशीनिंग का 48 रुपीज पर मशीन आर के बेसिस पे होगा। तो इस बेसिस पे जब आप बांटोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। अब इस टोटल कॉस्ट में 40%, टोटल कॉस्ट में हम लोग क्या किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड किया, तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया, उसके ऊपर 40% को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका आ जाएगा। दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम एबीसी कॉस्टिंग, ठीक है। एबीसी कॉस्टिंग का क्वेश्चन था जो बहुत ही इजी सा, थोड़ा सा लेंथी लग सकता है बट बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट जो आपसे पूछा था, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, दोनों में ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एबीसी कॉस्टिंग में आपका क्या डिफरेंस रहा है प्राइसिंग वो पूछा, प्लस कौन सा अंडर प्राइस रहा और कौन सा ओवर प्राइस है प्रोडक्ट वो आपको बताना था। अब देखो सेलिंग प्राइस एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग हमने लगा रखा है 378, 448 एंड 602, और एज पर एबीसी कॉस्टिंग होना चाहिए इतना। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हमने क्या कर रखा है, डिफरेंस आया इतना, दिस इज माय अंडर प्राइस, वेयर एज प्रोडक्ट एम के लिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग हम फॉलो कर रहे हैं, यानी हमारा प्रोडक्ट क्या है, ओवर प्राइस्ड है, और जो प्रोडक्ट एल है वो भी क्या है, ओवर प्राइस्ड है। दैट वाज योर पॉइंट नंबर 3। इफ आपने ऐसा किया है तो मान के चलो सिक्योर्ड है, आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। आइए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, शट डाउन पॉइंट क्वेश्चन हमने किया भी है क्लास के अंदर में, शट डाउन पॉइंट हमने कर रखा है। बहुत तो क्या होता है छुड़वाते हैं कि कहाँ शट डाउन पॉइंट पूछता है आईसीआई, बट देखो पूछ लिया, 5 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, R Limited produces and sells 60,000 units of product AN at its Noida plant. एक प्रोडक्ट है AN 60,000 यूनिट्स बनाता है और बेचता है, उसका सेलिंग प्राइस है 15 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट है 80% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 15 का 80%, 12 रुपए, सेलिंग प्राइस है 15 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए, तो वी विल हैव कॉन्ट्रीब्यूशन 3 रुपीज। बोल रहा है फिक्स कॉस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 4,20,000,
4,20,000 का तो फिक्स कॉस्ट है। तो अभी हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 3 इंटू 60,000 1,80,000। और जहां हमारा फिक्स कॉस्ट है कंपनी का 4,20,000 रुपए का, तो अभी एट प्रेजेंट हम लोग क्या है, लॉस में है 2,40,000। 2,40,000 लॉस में चल रहे हैं ऑफ दिस प्रोडक्ट। आगे क्या बोल रहा है, कंपनी लॉस सफर कर रहा है, वो तो दिख ही गया। अब कंपनी को लग रहा है द फिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा बाय 2,50,000 और शटडाउन इस प्लांट को, जहां प्रोडक्ट एन बन रहा है उसको शट डाउन कर देता है, और शट डाउन करने में खर्चा लगेगा 25,000। तो आपसे पूछा है क्या नोएडा प्लांट को शट डाउन कर देना चाहिए, और शट डाउन करे तो व्हाट शुड बी द शट डाउन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, हमें वेरिएबल कॉस्ट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद अपना आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट एट प्रेजेंट पता है, तो एट प्रेजेंट तो कंपनी नेट लॉस में चल रहा है 2,40,000। तो एट प्रेजेंट सिनेरियो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है 1,40,000 यूनिट। यदि अपन 1,40,000 यूनिट एट प्रेजेंट बेच रहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, शटडाउन पॉइंट का बात ही नहीं आता। बट हम लोग कितना सेल कर रहा है, 60,000 यूनिट। ब्रेक इवन में आने के लिए 1,40,000 यूनिट सेल करना है, वेयर एज वी आर सेलिंग ओनली 60,000 यूनिट। प्रॉब्लम तो था, तभी तो आईसीआई पूछ रहा है आपसे कि शटडाउन करे या नहीं करे। अब देखो शटडाउन कर दिया, शटडाउन यदि हमने कर दिया, शटडाउन करने के बाद भी कुछ एक्सपेंस है जो कंटिन्यूएशन में लगेंगे। जो पहले फिक्स कॉस्ट 4,20,000 लग रहा था वो आपका रिड्यूस हो जाएगा 2,50,000 से। जो फिक्स कॉस्ट 4,20,000 लग रहा था दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय 2,50,000, यानी 1,70,000 का फिक्स कॉस्ट कंटिन्यू रहेगा, और शटडाउन करने में हमारा खर्चा लगेगा 25,000। तो कॉस्ट जो लगने वाला है ड्यू टू शट डाउन 195 तो कंटिन्यू रहेगा ना, राइट। अब आपसे पूछा शटडाउन करे या नहीं करे। देखो यदि शटडाउन नहीं करेंगे तो कंपनी को लॉस है 2,40,000 का, और शटडाउन कर दिया तो कंपनी को लॉस है 1,95,000 का। बेटर है, लॉस तो कम हो रहा है ना, शटडाउन करना ही बेटर है। तो आप कंक्लूजन लिख देंगे कंपनी शुड शट डाउन द प्लांट। क्यों, बिकॉज शट डाउन करने से लॉस होगा सिर्फ 195, और नहीं करोगे चलाते रहोगे तो कॉस्ट होगा आपका 2,40,000। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछा था शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट कैसे निकालना है, एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट यदि हम रिकवर कर सके। देखो आप चलाओ या नहीं चलाओ 1,95,000 का कॉस्ट तो लगना ही लगना है, राइट। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है इफ आप उतना रिकवर कर पा रहे हो, अभी आपका फिक्स कॉस्ट है 4,20,000, बंद कर दिया तभी भी 1,95,000 का खर्चा तो होना ही था। तो बोलता है जो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लग रहा है यदि आप उसको भी रिकवर कर रहे हो, बेटर है चलाओ। चलाओ, प्रोडक्ट को रन करो, क्या पता एक पॉइंट आएगा जब मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाए। बिकॉज बंद करने से भी जब 1,95,000 का खर्चा लगना ही है तो आप क्या करो, चलाने से कॉस्ट लग रहा है 420, बंद करने से 195, तो जो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है एटलीस्ट उतना भी यदि आपको लगता है कि आप रिकवर कर सकता है, तब तब आप क्या करो, चलाते रहो। तो योर शटडाउन पॉइंट इज 75,000 यूनिट। इफ आप 75,000 यूनिट्स अचीव कर पा रहा है तब तो ठीक है, इफ उससे नीचे है तब आपको क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए इस प्लांट को। इज इट क्लियर। दैट वाज योर 5 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था। और एक क्वेश्चन वेरी 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 इजी, प्रोसेस कॉस्टिंग। एकदम पानी सा क्वेश्चन था प्रोसेस कॉस्टिंग का, जहां पे आपको प्रोसेस ए अकाउंट बनाना है और प्रोसेस बी अकाउंट बनाना है। सारा डेटा आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना था यहाँ के, बस आपको क्या ध्यान रखना था, प्रोसेस ए के अंदर एबनॉर्मल लॉस आएगा और प्रोसेस बी के अंदर एबनॉर्मल गेन आएगा। क्यों, कैसे, देखो 78,000 केजी का आपने प्रोसेस ए में इनपुट किया था, वेयर एज आउटपुट हुआ है 640 जो आप प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर रहा है, और नॉर्मल लॉस है 7800। तो 78,000 में से 78,000 केजी में से इफ आउटपुट है 68,640 जो प्रोसेस बी में डाला, और नॉर्मल लॉस है 7800, आपका नॉर्मल लॉस है 7800, तो बचा हुआ प्रोडक्ट्स कहाँ गया, बचा हुआ केजी कहाँ चला गया, 68,640 माइनस 7800, बेसिकली 1560 इज योर नॉर्मल लॉस। 1560 आपका नॉर्मल लॉस आएगा प्रोसेस ए के अंदर में, और प्रोसेस बी का इनपुट कितना हो गया, 68,640 का इनपुट है। प्रोसेस बी के लिए इनपुट है 68,640 केजी, जिसमें नॉर्मल लॉस हो गया 240, और
आउटपुट फिनिश गुड्स में हमने ट्रांसफर किया 69,000 kg, 68,640 माइनस 240, तो होना चाहिए था 68,400 kg का आउटपुट, बट आउटपुट आया है 69,000 kg, दैट इज एबनॉर्मल गेन हो गया आपको 600 kg का। बस यही इतना सा था और 5 मार्क आपको इजीली मिल जाता। बहुत ही इजी था प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, सारा डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। मटेरियल पुट कर लेंगे, वेजेस, ओवरहेड, नॉर्मल लॉस का कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं था, होता तो अपन वो कंसीडर करते, बिकॉज नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू से टोटल कॉस्ट अपना कम हो जाता है। क्लियर है? देन प्रोसेस बी को हमने इतना ट्रांसफर किया और एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल लिया। अब चाहिए था कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स कैसे होता है? जितना इनपुट किया माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 12 रुपए। तो 12 रुपए इंटू 68,640 ये वैल्यू, 12 इंटू 1560 ये वैल्यू आ जाएगा। दैट वाज योर प्रोसेस ए। अब प्रोसेस बी में क्या होगा? प्रोसेस बी में प्रोसेस ए से 68,640 आया इतना वैल्यू का, फिर प्रोसेस बी का खुद का खर्चा है, राइट? उसका नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिनिश स्टॉक में कितना गया वो पता है, तो बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन 600 kg। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? जितना टोटल कॉस्ट लगा, जितना टोटल कॉस्ट लगा है डिवाइडेड बाय यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 19 रुपीज। तो दैट वाज योर प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा था, ये भी 5 मार्क, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, हार्डली इट वुड हैव टेकन इन एग्जाम 5 to 6 मिनट्स और ये क्वेश्चन हो जाता आपसे, राइट? अब देखो लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अपन को डिस्कस करना है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 इज अ प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन और वो छोटे छोटे डेफिनेशंस है जो ऑलरेडी हमने क्लास में कवर कर रखा है। जब टॉपिक अपन पढ़ते तो उसी में कर रखा है। मैंने पहले भी बोला है कि कॉस्टिंग का थ्योरी, हार्डकोर थ्योरी आपको पढ़ के जाने का जरूरत नहीं है। हर डेफिनेशन अपन याद नहीं कर सकते, लेकिन हर टर्म्स आपने अच्छे से समझा है, हर चैप्टर को ड्रिल डाउन किया, कुछ नहीं छोड़ा है, तो थ्योरी कहीं ना कहीं वहीं से आता है और अपन आराम से बना के लिख सकता है एग्जाम के अंदर में, राइट? तो देखो लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं फटाफट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, कुछ था भी नहीं इसके अंदर में। आपको बजटेड आउटपुट बता दिया क्वेश्चन ने, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है, ठीक है, ये सब बजटेड है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट को बनाने के लिए 0.80 मशीन आवर चाहिए। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है 6,72,000 और एक्चुअल रिजल्ट में अपने पास में एक्चुअल आउटपुट है 87,600। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस दे दिया क्वेश्चन में, तो यहां से कुछ ना कुछ डिफरेंस अपन निकाल पाएगा। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है और एक्चुअल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, तो हमने जैसे क्लास में सीखा है कि अपन टेबल छोटा सा बना लेगा सो दैट क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाता है। अपने पास बजटेड आउटपुट है 84,000, budgeted overheads था, so we have calculated absorption rate. Similarly अपन को क्या करना था, budgeted hours भी निकाल सकते हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए 0.80 मशीन आवर चाहिए, तो 84,000 यूनिट्स को बनाने के लिए आपको चाहिएगा 67,200 आवर्स, बट बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड तो सेम ही रहेगा, सो वी विल हैव अ एब्जॉर्प्शन रेट, बजटेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, ये मिल गया, राइट? देन एक्चुअल डेटा, एक्चुअल में हमने क्या किया है 73,440 आवर्स यूज किया और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है आपका ये, राइट? अब देखो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनाना होता है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, एक्चुअल में आउटपुट हुआ 87,600, तो 87,600 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने आवर्स यूज करने चाहिए थे? 87,600 इंटू 0.8, 70,080, 87,600 यूनिट्स इंटू 0.80 आवर, यानी 70,080 घंटा आपको स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आ गया। तो पहले ये हमने एज ए वर्किंग बना लिया, कुछ लोग बनाते हैं कुछ नहीं बनाते हैं, बट मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि इसको बनाने से क्या फायदा होता है, हमें सारे फॉर्मूलाज दिमाग में रिकॉल हो जाते हैं। फिर वेरिएबल ओवरहेड के लिए बोला था, वेरिएबल ओवरहेड में एक्चुअल आवर्स अपने को पता है, एक्चुअल आवर्स पता है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना लगा वो पता है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस किया तो हमें रेट मिल गया वेरिएबल ओवरहेड का एक्चुअल रेट, ठीक है? स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था, स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 रुपीज। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, ये बजटेड था, राइट? तो हम लोग क्या कर सकता था,
पर आर निकालना है, पर आर, तो बजटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, पर यूनिट 16 है, टोटल 84,000 यूनिट, तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हो गया 13,44,000, 13,44,000 डिवाइडेड बाय आवर्स करेंगे तो आ जाएगा। क्लियर है? अब अपने को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, तो आपका एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट आपका था 87,600 यूनिट्स। तो एज पर द स्टैंडर्ड 87,600 यूनिट्स को बनाने के लिए अपने को चाहिए 70,080 आवर्स, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, राइट। अब फिर था एब्जॉर्प्शन रेट, ऑलरेडी क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उस डेटा से हमने एब्जॉर्प्शन स्टैंडर्ड रेट निकाल लिया, तो हमें ये पता चल गया कि वेरिएबल ओवरहेड कितना होना चाहिए था और एक्चुअल में कितना हुआ। अब क्वेश्चन में एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ था, एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है, स्टैंडर्ड आर, एफिशिएंसी कितने एफिशिएंट थे, इतने आवर्स में काम करना चाहिए था, एक्चुअल में इतना आवर्स लिया, इनटू द स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, इसको पुट करके हमने क्या निकाल लिया, हमने एक्चुअल आवर्स निकाल लिए। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस को यूज करके हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एक्चुअल आर कितना लगा था टू प्रोड्यूस 87,600 यूनिट्स, एक्चुअल यूनिट्स को बनाने के लिए आपके कितने आवर्स लगे। सेकेंडली क्वेश्चन में अब आपसे पूछा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो हमने वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इस तरीके से निकाल लोगे, दैट विल बी 31,800 फेवरेबल। नेक्स्ट आपसे पूछा गया फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है कि आपका बजटेड ओवरहेड्स कितना था, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना था और एक्चुअल में फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना लगा। और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड वाज 6,72,000 और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 7,05,000, तो ज्यादा लगा, तो आ जाएगा मेरा एडवर्स। तो अपना क्या हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडवर्स हो गया। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में क्या था, हम लोग आवर्स को कंपेयर करता है कि स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना लगना चाहिए था और एक्चुअल आर कितना लगा इनटू द स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल 70,080 आवर्स लगना चाहिए था, वेयर एज वी हैव यूज्ड 73,440 इनटू स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट। तो आपको पता चल जाएगा ज्यादा आवर्स यूज किया तो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स आएगा आपका। नाउ कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी का मतलब है कि हमारा बजटेड कैपेसिटी था कितना, बजटेड कैपेसिटी था 67,200 आवर्स काम करने का, लेकिन एक्चुअल में हमने काम किया 73,440 आवर्स। तो बजटेड कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो बजटेड कैपेसिटी कम था, एक्चुअल में ज्यादा यूज किया, तो क्या आ जाएगा, फेवरेबल आ जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन था वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के ऊपर में। इफ आपने आराम से ऐसा किया है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं एग्जाम में, वर्किंग बनाने का जरूरत नहीं है, एकदम भी जरूरत नहीं था, इफ आपने ये वर्किंग नहीं बनाया, बट ये बनाने से थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है, कौन सा डेटा कहाँ मिसिंग है वो कैलकुलेट करने में मुझे हेल्प करता है, राइट। सो दैट वाज योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, बहुत ही कम टाइम में होने वाला क्वेश्चन था और 10 मार्क आप आराम से सिक्योर कर सकते थे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फिर से अगेन लास्ट सेकंड क्वेश्चन, कॉस्ट शीट के ऊपर ये क्वेश्चन था। देखिए गाइस, आप लोग को यदि सारा चीजें कंसेप्चुअली मजा आ रहा है, सब रिकॉल कर पा रहे हो एग्जाम में कैसे क्या प्रेजेंटेशन ठीक लग रहा है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, सो दैट उन लोग भी आइडेंटिफाई कर पाएगा कि एग्जाम में क्या मिस्टेक किया क्या नहीं, एंड आगे प्लान आउट कर पाओगे कि अब एग्जाम तो खत्म हो गया कि अब क्या करना है, शुड वी वेट फॉर द रिजल्ट या फिर हमें नहीं वेट करना चाहिए, फिर से अपना जर्नी को स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। एंड अगेन आई एम सेइंग, यदि किसी को लगता है शिट मेरे से ये गलती हो गया, नहीं होगा, मेरा क्लियर नहीं होगा, देयर इज नो इशू, इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपके हाथ में सीए का डिग्री होगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भैया आपने कितने एग्जाम दिए, व्हाट वैल्यूज इज योर सिग्नेचर, राइट। तो होप नहीं लूज करना है, एकदम लगे रहना है, एंड इफ आपको गट फीलिंग है कि आपने जो जो किया है, हाँ जैसे मैंने समझाया आपका भी आंसर कुछ ऐसा ही आ रहा था, बी कॉन्फिडेंट एंड ऊपर वाले का आशीर्वाद से अपना रिजल्ट पॉजिटिव होने वाला है।
नाउ सी, और एक इजी सा क्वेश्चन था यहाँ पे, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन बनाना था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया हमने, 12,600 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया है, और यूनिट सेल कर दिया 11,800। 12,600 प्रोड्यूस किया, 11,800 सेल किया, तो 800 यूनिट्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। अब बोल रहा है ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड रिक्वायर्स 2 kg ऑफ मटेरियल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है पर केजी, तो 10% ऑफ प्रोडक्शन हैज बीन स्क्रैप्ड एज बैड, यानी जितना प्रोडक्शन हुआ है उसका 10% तो बर्बाद हो गया। तो यानी जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुआ है 12,600, ये 90% है। तो इसका मतलब एक्चुअल में मशीन में इनपुट किया था हमने 14,000, 12,600 डिवाइडेड बाय 90%, यानी 14,000 यूनिट्स बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल डाला होगा, और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 किलो, यानी टोटल 28,000 केजीज का रॉ मटेरियल आपने मशीन में इनपुट किया होगा। इज इट क्लियर? तो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा 20,000 केजी, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा आपका 28,000 इंटू 72, दैट विल बी योर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को, एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर फैक्ट्री ओवरहेड, ये रहा क्वेश्चन में ही अपने पास में दिया हुआ था रेट। फिर मटेरियल का दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ वेजेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 54 है, और सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप जो यूनिट्स हुआ था उसको 45 पर यूनिट में बेचा है। तो थोड़ा देर पहले कॉस्ट शीट का और एक क्वेश्चन आया था पेपर में, जिसमें हमने देखा था कि सेल ऑफ स्क्रैप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले माइनस हो जाएगा। तो वही सेम उसी पे क्वेश्चन था आपका। एक लॉटरी और बोनस क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि जो हर बच्चा कॉस्ट शीट पढ़ के जाता है, कॉस्ट शीट हो गया तो ये क्वेश्चन तो आपका होना ही था। तो यहां हमने फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करके, फैक्ट्री ओवरहेड कितना था अपना 80% ऑफ वेजेस, तो वेजेस का 80% हमने फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लिया, तो वी गॉट फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद बाकी और तो कोई खर्चा नहीं था, तो जितना भी स्क्रैप्ड यूनिट्स था उसको सेल करके जो पैसा मिला, तो वी हैड अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना यूनिट्स का आया है, 12,600 यूनिट्स का आया है, और उसमें से कुछ अभी भी हमारे पास पड़ा है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी डू एडजस्टमेंट फॉर ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स तो था नहीं, क्लोजिंग फिनिश गुड था, इसका एडजस्टमेंट कर देंगे। तो अपने पास में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 35,40,600 is the total cost of production for 12,600 units, मल्टीप्लाई बाय 800 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 800 यूनिट्स का कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। तो जो भी बचेगा दैट मींस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है पर यूनिट 54 रुपीज है, तो जितना यूनिट्स आपने सेल किया उससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा। तो वी विल हैव अ कॉस्ट ऑफ सेल्स, और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आपका 483,800 आना चाहिए था। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन था, जहां पे आप आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते थे। नाउ सी द लास्ट एंड फाइनल प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। 4 मार्क को सिक्योर करने के लिए हार्डली यू नीडेड 4 मार्क्स। ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से आपका क्वेश्चन आ गया था, जहां पे बेसिक जर्नल एंट्री आपसे पूछा है, एंड आपको दिमाग में क्या रखना था कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। इंटीग्रेट फॉलोइंग एज्यूमिंग दैट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर इंटीग्रेटेड, दोनों एक साथ में ही यूज हो रहा है। तो जब रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू क्रेडिटर, राइट। फिर डायरेक्ट मटेरियल जो आपने प्रोडक्शन में इश्यू किया है, तो क्या हो जाएगा, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। एंड वेजेस चार्ज किया प्रोडक्शन में, तो क्या हो जाएगा, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज किया प्रोडक्शन में, तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। दैट वाज सो इजी क्वेश्चन। तो आपको आराम से क्या हो जाएगा, 4 मार्क यहाँ पे सिक्योर कर सकते थे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 4 मिनट में, 4 मिनट भी नहीं लगते इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए। इज इट क्लियर? अब मैं आपके साथ एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, दैट वाज ट्रू और फॉल्स जो आया था। State with reason whether the following independent statement are true or false.
ऑलरेडी आपने ये पॉइंट नंबर 1 अकाउंट्स में भी पढ़ रखा होगा, यहाँ पे भी कॉस्टिंग में भी है। अंडर LIFO मेथड इन द पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइसेस लोअर इनकम इज रिपोर्टेड एंड इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड। बोलता है LIFO में हम लोग का क्या होता है, इनकम कम दिखाते हैं, जिससे मेरा इनकम टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाता है। अब LIFO में प्राइस गिर रहा है, तो एज पर द AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने तो महंगा में खरीदा होगा ना, और LIFO के बेसिस पे लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो अब हमारा क्या करना पड़ेगा, अपने को प्राइस भी गिराना पड़ेगा। प्राइस गिराएंगे तो क्या होगा, स्टॉक को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। हेंस द स्टेटमेंट वाज ट्रू बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक नीड्स टू बी रिटन ऑफ टू स्टिक टू द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। उधर लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने को स्टॉक का वैल्यू को कम करना पड़ेगा, जो कि बुक्स में हाई वैल्यू पे आ रहा होगा। तो स्टॉक कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो हम लोग को गवर्नमेंट को टैक्स भी कम देना पड़ेगा। That was our point number 1. Next है, under VED analysis inventories are classified on the basis of cost of individual items। बिल्कुल नहीं, ये VED क्या था, vital, essential and desirable, यानी on the basis of importance। VED में क्या करता है, on the basis of importance हम लोग हमारे स्टॉक को क्लासीफाई करता है। Is it clear? नेक्स्ट था आपका मटेरियल रिक्विजिशन नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टोर कीपर। नहीं, मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन मांगता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर वाले को इशू करता है, सो दैट स्टोर वाला उसको मटेरियल दे सके। सो इट इज इशूड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो भी फॉल्स होगा आपका। पॉइंट नंबर 3 भी आपका फॉल्स होने वाला है। इज इट क्लियर? देन पॉइंट नंबर 4, simple average pricing method is suitable when quantity purchased under each lot is different and prices fluctuate। एवरेज मेथड हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पे सेम क्वांटिटी में हमने परचेज किया और प्राइस का ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, वहां पे अपन सिंपल एवरेज प्राइस मेथड फॉलो करते हैं। तो दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन मटेरियल्स आर रिसीव्ड इन यूनिफॉर्म लॉट्स एंड प्राइसेस डू नॉट फ्लक्चुएट कंसिडरेबली। जो प्राइस बार बार फ्लक्चुएट नहीं करता, वहां पे ये सिंपल एवरेज मेथड काम आएगा। देन द लास्ट, बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर्स आर मेंटेन बाय द परचेजिंग डिपार्टमेंट। बिल्कुल भी नहीं, बिन कार्ड स्टोर लेजर स्टोर डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, स्टोर कीपर, वेयर स्टोर लेजर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। सो ये भी आपका फॉल्स होगा। दैट वाज योर ट्रू और फॉल्स। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, एंड जो बेसिक कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो सारे अपने नोट्स में से थे, एकदम सिंपलीफाइड था। तो दैट वाज द प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग नवंबर 23 अटेम्प्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया कि आपने एग्जाम में कैसा किया होगा, क्या मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम रहा या नहीं रहा, एनी सिली मिस्टेक्स। एंड दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड यू वांट टू ज्वाइन माय क्लासेस, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास नंबर रहेगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल इन ऑल द मीडियम्स। आप ऑफलाइन में भी मेरे से कर सकता है एंड ऑनलाइन क्लासेस भी आप कर सकते हैं। यू विल बी गिवन अ कंप्लीट हैंडमेड नोट्स वगैरह सारे क्वेश्चंस होंगे, एंड वी कवर एंटायर क्वेश्चंस इन द क्लास। हम कुछ भी छोड़ के नहीं जाते, वी रिलाई ऑन ICAI स्टडी मटेरियल, राइट? सो दैट्स ऑल गाइज, एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा जाए, एंड होप सो इस बार सबको क्लियर करेगा। एंड ऑलमोस्ट सारे बच्चों के एग्जामिनेशन आने वाला है, एंड कॉस्टिंग में आप फाड़ने वाले हो। बाय बाय।